नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं जबलपुर, जहां हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी मौजूद हैं खास कार्यक्रम बजट चौपाल के साथ। प्रतीक, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद श्रद्धा। और बजट चौपाल के इस और खास और नए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेशक केंद्र के बजट से सब रूबरू हो चुके हैं। निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ मिला ये भी हमने देखा, लेकिन अब उम्मीदें हैं 26 फरवरी पर जब मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। और युवा, चूंकि आज युवाओं की जो टोली है वो हमारे साथ जुड़ेगी, युवा चौपाल में हमारे साथ कुछ युवा जुड़ेंगे। तो आखिर कोविड के बाद कैसे स्टार्टअप की सोचे युवा, क्या होनी चाहिए नई एजुकेशन पॉलिसी और क्या कुछ उम्मीदें हैं युवाओं की। हमारे साथ युवाओं का एक पैनल मौजूद है, सीधे उनसे हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेरी बात आपसे होगी। तो बेशक निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकला ये बात आप जानते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ था क्या कुछ नहीं था, लेकिन 26 फरवरी की तारीख सबको इसका इंतजार है। मध्य प्रदेश से मामा से आप एक भांजे के रूप में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश से मामा जी से मेरी जो उम्मीदें हैं वो बहुत अधिक हैं। उसका कारण यह है कि विगत 10 वर्षों से मामा जी के हाथ में सत्ता रही है और हमारे राज्य का नेतृत्व रहा है। तो हम युवा होने के नाते उनसे ये हमेशा उम्मीद करते रहे हैं कि राज्य का जो विकास है वो निर्भर करता है कुछ मापदंडों पे, जिनमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूलक सुविधाएं और अधोसंरचनात्मक विकास और उद्योग धंधे, ये सब राज्य के वित्त पोषक तत्व होते हैं और राज्य के विकास के लिए बहुत बहुमूल्य जो है प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम अंतिम सर्वेक्षण की बात करें तो हमारा प्रदेश आज इस स्थिति में खड़ा है जहां पर 2.5 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 19,000 से अधिक स्कूलों में जो है सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत है। हम बिजली की बात करें तो 71% प्राथमिक स्कूलों में बिजली तक कनेक्ट नहीं है। 4,451 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक कमरे में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। जब हमारे प्रदेश का प्राथमिक मुद्दा इस स्थिति में है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रदेश किस विकास की ओर जा रहा है। बेशक कई बातें आपने गिनाई, वापस आपके पास लौटूंगा। तो तमाम सेगमेंट्स की उन्होंने बात कर ली। जो प्राथमिक शिक्षा होती है जिसके बाद एक युवा आगे बढ़ता है, अपना भविष्य बनाता है, वहां ही कुछ ना कुछ कमियां हैं जो आंकड़े बताते हैं और इस बात पर उन्होंने भी गौर फरमाया। बहरहाल अगला सवाल मेरा आपसे है, बताइए बेशक बहुत उम्मीदें जो कि पोस्ट कोविड पीरियड है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नौकरियां चली गई हैं, युवा आखिर 12वीं पास या फिर अपनी ग्रेजुएशन पास करने के बाद क्या करे, आपकी क्या उम्मीदें? देखिए, ग्रेजुएशन और ये सब चीजें जो आती हैं, सारी चीजों के लिए मामा जी का जैसा एक रुख रहा भी है पुराने, और वो बोलते भी हैं कि सारे बच्चे यहाँ के हमारे भतीजे भतीजी हैं। उसी प्रकार से जिस टाइप का इस बार सीतारमण जी ने जो अपना दिया है बजट, उसमें 3,000 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास करते हैं और आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे अपना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनने पढ़ाई के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए दिया है। ITI, पॉलिटेक्निक और ऐसे कॉलेजेस के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसके लिए उनने वो पैसा दिया है। वैसे ही वो अपने यहाँ भी आएगा, MP में भी लागू करेंगे ही। उसका कुछ दर जो यहाँ पे लगेगा उससे और अपने यहाँ निर्माण भी होंगे। सबसे पहली चीज जो कोविड के बाद देखा जा रहा है, कोविड एक ऐसा मुद्दा आया कि जिसमें अपनी पूरी जर्जर हो गई जितनी भी व्यवस्थाएं थी। व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार जो अपलिफ्टमेंट करने का स्टूडेंट्स के लिए किया है, ग्रामीण अंचलों में नेट पहुंचाने के लिए जो व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं और वो अपने यहाँ लागू हो गई हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे कई ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को मोबाइल्स और ये सब प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, ये जो कि बहुत एक अच्छा स्टेप था और इसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। और इसी के मेरा सोच तो यही है कि जिस हिसाब से जापान के साथ अपनी जो संधि हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स का भी साथ रहेगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्रियल जो उनका यहाँ पे नेटवर्क आने वाला है उसमें रोजगार भी मिलेगा स्टूडेंट्स को। और यहाँ के भी जो युवा हैं, जो बोलते हैं कि बहुत युवाओं की संख्या बढ़ रही है जो कि काम नहीं कर रहे हैं, उनको युवाओं को मौका मिलेगा और उस मौके का बिल्कुल तैयारी की गई है और मामा हमारे साथ रहेंगे इसमें। वो बेशक आप बिल्कुल प्रो बीजेपी लग रहे हैं। बहरहाल अब चर्चा को बिल्कुल आपके पास दोबारा आऊंगा। आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार शिवराज जी से? शिवराज जी से अभी जैसे मैं मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है वो सब चीज़ों में। तो देखा जाए तो जैसे निर्मला सीतारमण जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए जैसे अपना
पोल्यूशन के लेवल, गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो उसमें जैसे 15 साल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उनकी लाइफ रखी है और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 ईयर्स रखी हुई है। तो उसी में उनने ये फायदा करा है कि जैसे आप गाड़ियों को स्क्रैप में करेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको अप्रूवल मिलेगा स्क्रैप की तरफ से, और आपको आरटीओ टैक्स में, मतलब रोड टैक्स में आपको 50% उसमें छूट मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप ऑटोमोबाइल कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं क्या, क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं? नहीं, मतलब मेरे जैसे देखा जाए तो मेरे परिवार में जो लोग हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है सब कोई, तो उसी की वजह से अब जैसे मामा जी ने अभी मैं देखा जाए तो ग्वालियर में अभी जो कार मेला और कार बाजार मेला जो हुआ था उसमें मोदी मामा जी ने बोला था कि जो गाड़ियां अभी स्क्रैप में कटेंगी तो उनको 50% छूट मिलेगी। तो आपकी उम्मीद है कि ये बात धरातल पे भी आए? सिद्ध हुई है वहां पे कि 50% रोड टैक्स में उनको छूट मिली है वहां पे। और कुछ उम्मीद है इस बार मामा जी से यही उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आगे जाएंगे। मामा जी अपने भांजों और भांजियों की बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है, आप बताइए, आप किस एस्पेक्ट पे सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए बजट और कितना फोकस आपका है, क्या उम्मीद है? मेरा फोकस है इस चीज़ पे कि जो स्टूडेंट्स को रोज़गार मिलना था वो तो अभी तक नहीं मिलता है, और यहाँ फॉरेन जाने के लिए जो अब्रॉड गोइंग स्टूडेंट्स को चाहिए रहती है वो लोन की बात कर रहे हैं लोन भी इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत से लोगों की गारंटीज लगती हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स की गारंटीज लगती हैं, तो इसके लिए कुछ सरलीकरण करना चाहिए उन्हें। ये बहुत अच्छा जनसामान्य मुद्दा उन्होंने उठाया, जो कि अमूमन एजुकेशन लोन के लिए आज भी बैंकों के दर दर भटकनी पड़ती है पेरेंट्स को। भले ये दावा और वादा किया जाता है कि आपको सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा, जैसा कि हमारे साथी युवा साथी बता रहे हैं। बहरहाल हमें चर्चा और हम आगे जारी रखते हैं। आप बताइए, आपका एजुकेशन या फिर करियर बनाने के लिहाज से क्या फोकस है और बजट से क्या उम्मीद है? बजट से तो कई उम्मीदें हैं मुझे। मैं एक छात्र होने के नाते और एक यूथ होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि जो देश का नया बजट आया है उसको देखते हुए प्रदेश के नए बजट के लिए कई उम्मीदें हैं मेरी मामा जी से। नए बजट में कई अच्छी चीज़ें, कई नए स्कूल, कई सैनिक स्कूल और कई ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ज़्यादा एडिशन तो उतना नहीं हुआ है, मगर जो पुराने स्कूल हैं जो मेंटरी थे उनका डेवलपमेंट देखा गया है। मैं उसके अलावा बजट में एक नई चीज़ और चाहता हूँ। अभी देश, प्रदेश, पूरी दुनिया एक बुरे काल से निकली है, कोरोना काल से, तो हमारा जो हेल्थ केयर सेक्शन है वो, उसका जो रोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा है। तो 137% इंक्रीजमेंट दिया है जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो योजना है। जी। तो प्रदेश में भी मैं यही चाहता हूं कि जो मामा जी हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ायदा हमारे प्रदेशवासियों को दे, और यहाँ के जितने हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो, जो कि होगा। और 17 नई यूनिट्स लाने की बात कही गई है, तो वो 17 नई यूनिट्स से मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 2 या 3 यूनिट हमारे प्रदेश में भी आए, और जितने पुराने यूनिट्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। और जो 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन में यूज़ हुआ है उसका भी हमें अभी देखने ही मिल रहा है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल हो रहा है लोगों के लिए। कोरोना काल से अच्छी टक्कर हुई है, आगे भी बुरे समय आएंगे तो उसके लिए भी हमें पहले से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, पहले से तैयार होना पड़ेगा। बस यही उम्मीद। ठीक है, बेशक अगर सरकार के नुमाइंदे या खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी अगर उन तक आवाज जा रही है तो क्या उम्मीदें हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात जो है युवा यहां पर बता रहे हैं, हर एक सेगमेंट को कवर करते हुए बातें कर रहे हैं। बेशक केंद्र का बजट हमने देख लिया, आप बताइए, राज्य में तमाम बातें आपने सुन ली, आपका एस्पेक्ट क्या है? जैसा कि अपने केंद्र सरकार में सीतारमण जी ने जो स्टूडेंट्स के लिए बजट लाया था, जिसमें 100 न्यू सैनिक स्कूल का बजट दिया उनने, 720 क्लब रेसिडेंशियल स्कूल का बजट दिया उनने, इससे हमको ये समझ में आता है कि देश में तो केंद्र सरकार हमारे लिए काम कर रही है, अब धीरे धीरे राज्य सरकार भी इन सोचों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार भी इस चीज़ पे हमारे लिए काम करेगी। बेशक, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अगर बेहतर होगी तो वाकई में युवा फिर आगे ज्यादा फोकस कर सकेगा और बेहतर अपना भविष्य बना सकेगा। धीरे धीरे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन सिस्टम पहुंच रहा है, और मेरा ये मानना है कि अगर जब तक ग्रामीण तक एजुकेशन सिस्टम पहुंचेगा नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनने में वो योग्य नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे वो आगे आएंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लगातार सुन रहे हैं युवाओं से, वो जो जिक्र कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा अगर बेहतर होगी तो भविष्य जो है वो अपने आप उज्जवल होगा, युवा भी आगे आएंगे। तमाम एस्पेक्ट बताया, किसी ने एजुकेशन की बात करी तो किसी ने प्राथमिक शिक्षा की बात करी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्या कुछ होना चाहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसमें मैं आप लोगों की राय चाहूंगा, कोविड पीरियड था। चलिए ठीक है, अब हम अपनी चर्चा को अभी आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर दोबारा अपने युवाओं की जो चौपाल है उस पर परिचर्चा को जारी रखेंगे।
के साथ हमारी बजट चौपाल जारी है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात करी थी तमाम अलग अलग सेगमेंट्स की, क्या उम्मीदें हैं, और 26 फरवरी को जो स्टेट का बजट आना है, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश में भांजे भांजियों के मामा कहे जाते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। हम अपनी परिचर्चा को वापस जारी रखेंगे। मेरा सवाल था आपसे, मैं करने जा रहा था कि बेशक आपने कोविड काल का जिक्र भी किया था, कोविड के बाद देखा अनएम्प्लॉयमेंट, कई नौकरियां गई हैं, तो आज अगर मध्य प्रदेश का युवा ग्रेजुएशन कर लेता है, कोई ऐसा पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेता है, तो उसे नौकरी के लिए आज आखिर कहां जाना चाहिए? क्या आप आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि अब समय आया है जब मध्य प्रदेश में नौकरियां इजाद होनी चाहिए, निकलनी चाहिए? ये जरूरत तो हमेशा से रही है कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो एवं अन्य माध्यमों से भी रोजगार उनको बाहर प्राप्त हो, जिससे कि उनका विकास संभव हो सके। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम पिछले वर्षों में शासन ने उठाए भी हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना और कैंपस प्लेसमेंट जैसी भिन्न भिन्न तरीके की व्यवस्थाएं जो है मध्य प्रदेश शासन ने जारी करी हैं सुविधाएं, लेकिन उनका लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचने से पहले ही जो है वो कागजों में सिमट कर रह गई हैं। आज स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए यदि आप जिला स्तर के किसी भी रोजगार कार्यालय में पहुंचे, कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे, कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप ये पाते हैं कि बैंक के अधिकारी उस योजना को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। आपको इस तरीके से बाहर भगा दिया जाता है जैसे आप उनसे किसी प्रकार की भीख मांगने, दया मांगने के लिए गए हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें यह अधिकार दिया है कि आप इतनी इतनी राशि लोन के रूप में ये प्राप्त करें और अपना स्वयं का रोजगार करें और देश और प्रदेश के विकास में सहायक बने। मैं दूसरे विषय पर ले जाना चाहूंगा, आपसे क्षमा चाहता हूं कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य अभी विगत एक वर्ष से हमारा देश और प्रदेश जिस गंभीर स्थिति से दुनिया के साथ गुजरा है, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के समय हमारे सामने खड़ा है वो स्वास्थ्य है। क्योंकि देखा जाए तो जीवन है तो सब है, जीवन है तो हम है, और बजट है और प्रदेश है। तो स्वास्थ्य के विषय में मैं बात करना चाहूंगा। अंतिम सर्वेक्षण की हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने पिछले वर्ष के लिए 10,500 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रावधान रखा था, लेकिन आज की हम बात करें तो प्रदेश के 50% चिकित्सालयों में एवं महाविद्यालयों में 40-45% पद जो है आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य स्थिति प्रदेश की कितने अच्छे स्तर पर है, और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं हमने विगत 6 से 8 महीनों में जो है भुगता है। तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वो स्वास्थ्य के विषय में प्रदेश को पहले आत्मनिर्भर बनाए, उसके बाद बाकी विषय में बात। स्वास्थ्य को लेकर के आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और जो कि शुरुआत में मैंने कहा था कि आखिर कोविड के बाद स्टार्टअप कैसे करे युवा, तो और भी युवा हमारे साथ नहीं जुड़े। आप बताइए, आपका क्या अप्रोच है इस बार स्टेट के बजट को लेकर? जी, मेरी शिवराज सिंह चौहान जी से ये मांग है कि वो हमेशा से एजुकेशन पॉलिसी को लेके एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। वो चाहे 10th और 12th पास करे स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये और मोबाइल दे के प्रोत्साहित करना हो, या कॉलेज में आए स्टूडेंट्स को संबल योजना और अलग अलग योजनाओं से उनकी पढ़ाई को फ्री करना हो, और वो हमेशा से एजुकेशन सेक्टर को लेके एक्टिव रहे हैं। मेरी उनसे इस साल ये उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार आने में, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जाने में और दोबारा सरकार आने में सरकारी भर्तियां कहीं लुप्त हो गई हैं, और लगभग 2017 के बाद से प्रदेश में भर्तियां हुई ही नहीं है, प्रक्रिया रुकी हुई है, केवल नोटिफिकेशन आते हैं, फॉर्म भरते हैं और भर्ती होती नहीं है। तो मेरी इस साल शिवराज सिंह चौहान जी से ये दरख्वास्त है कि इस बार जो भर्तियां पिछले 3-4 सालों से रुकी हुई है वो इस साल क्लियर हो, इस साल बम्पर भर्तियां हों, और जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 सालों से वेट कर रहे हैं वो ओवर एज हुए जा रहे हैं। तो मेरी इस साल उनसे उम्मीद है कि इस साल वो क्लियर होगी। बेशक, तो जबरदस्त उम्मीदें युवाओं की इस बार स्टेट के बजट से है, प्रदेश सरकार से है, मामा शिवराज से है, और एक एक कर सभी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो बेशक मैं पुनः आपसे चर्चा यहां जारी रखना चाहूंगा। एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात भाई ने कही कि आखिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार की क्या योजना होनी चाहिए, जो कि कोविड पोस्ट कोविड पीरियड में हम हैं। युवा के नजरिए में अगर आज आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं तो आप जॉब के लिए कहां जाएंगे? बेशक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना चाहिए सरकार की ओर से। सरकार की ओर से बिल्कुल जरूरी है, कई प्लेटफॉर्म्स देती भी है सरकार, कई सरकारी नौकरियां ऐसी रहती हैं जहां पे वो चॉइस देती है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मेरी खुद की पर्सनल मेंटालिटी है, मैं सरकार से अगर मैं कहीं पे काम करने जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि स्मॉल स्केल लोन्स जो हैं, जो कि आजकल बड़े इजीली मिलते भी हैं, लेकिन उसमें और कुछ थोड़ी सी साफ सफाई लाई जाए, थोड़ा सा साफ नजरिए से उसको देखने का एक, और स्टूडेंट्स को समझने का मौका मिले। क्योंकि जब स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज से निकला हुआ है, उसके पास उतना फंड नहीं रहता है कि वो एक लोन के लिए अप्लाई कर पाए, और कई बार बैंक्स उसको वहां से निकाल भी देते हैं और उसको घुमाते रहते हैं। परेशान होना पड़ता है स्टूडेंट को, क्योंकि उन लोगों के पास आइडियाज बहुत हैं। आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं, जैसे टेक्निकल स्टूडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, टेक्निकल उसमें तरीके में उनको स्मॉल स्केल लोन्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे वो अपने नए नए आइडियाज को
ला पाएं और जो उनके मतलब कहा जाए कि जो इतने बहुत अच्छे जो आइडियाज हैं जिसके थ्रू आप देख भी रहे हैं कि कितने चेंजेस आ रहे हैं। कोविड में इतने नए नए तरीकों से स्टूडेंट्स ने हर जगह पे हेल्प करी है। कई स्टूडेंट्स ने ये हेल्प करी है कि जो कोविड में लोग फंसे हुए थे उनको पहुंचाने के लिए, उनकी जगह ढूंढने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं जमाने के लिए उन लोगों ने एप्स बनाए। एप्स के तरीके से उन लोगों ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया। ये जो आइडियाज हैं ये नए स्टूडेंट्स के पास हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास फंड्स नहीं। जैसे कि मामा जी और मतलब शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, उनका लगातार रूप से कहना रहता है कि हम अपने यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं एमपी में कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके पास फंड प्रॉपर ना होने के कारण और एलिजिबिलिटी ना होने के कारण वो पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसा मेरा रहेगा कि स्मॉल स्केल फंड्स उनको मिलने, स्मॉल स्केल फंड्स होने चाहिए। एक सिंगल विंडो सिस्टम भी क्या होना चाहिए कि अगर युवा को एक उद्योग खोलना है, सिंगल विंडो सिस्टम हो, वहां पे जितनी भी स्वीकृतियां लगनी हो वो लग जाएं। बेशक एक बात का जिक्र उन्होंने किया कि सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बैंक वाले शायद भटकाते भी हैं। क्या चाहेंगे एक सिंगल विंडो सिस्टम बने? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक सिंगल विंडो सिस्टम बने, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे पाता है एक छात्र, उसके पास देने के लिए उसका खुद नहीं होता। कई होते हैं जो छोटी जगहों से आते हैं, पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, मगर मैं चाहता हूं कि आइडिया बेसिस में लोन प्रोवाइड करें। अगर आप चाहते हैं एक टीम बनाई जाए, वो उनका आइडिया सुने, उन्हें लगता है कि वो काबिल है, तो उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन प्रोवाइड करे, उसकी हेल्प की जाए और उससे वहीं पे सारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि उसे सारी इन्फॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग जगह भटकना ना पड़े, वहीं पे उसकी सारी सहायता हो जाए। इसी से हमारा स्मॉल जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं वो भी बढ़ेंगी, प्राइवेटाइज जो कंपनी है वो भी बढ़ेंगी और नए रोजगार के जो मौके हैं वो भी लोगों के लिए, रोजगार के अवसर भी आप बना सकते हैं। तो बेशक जिस प्रकार से अभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पहल करी थी, एक मामूली छोटी सी मदद थी, तो युवाओं भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्मॉल स्केल के रूप में, इंडस्ट्री डेवलप करने के रूप में कुछ बजट का प्रावधान रखें और सरलीकरण हो, आसानी से मिल सके, सिक्योरिटी का बंधन ना हो। आप बताइए, आपने ऑटोमोबाइल की तो बात कर ही ली, अभी भी ऑटोमोबाइल्स पे कई टैक्सेस जो है वो लगातार लेवी होते हैं। BS6 मॉडल्स जो व्हीकल्स हैं वो यहां पर आ रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का धंधा कोविड के बाद आपने किस तरीके से देखा, क्या बदलाव की उम्मीद रखते हैं? सर जैसे कि बदलाव देखा जाए तो बदलाव तो हुआ है। जैसे 28% अभी तक जो GST लग रहा था वो अब घटा के 18% हुआ है, और जो BS6 व्हीकल्स के लिए जो अपग्रेडेशन हुआ है, जो कि अभी पूरे विश्व में देखा जाए तो कई जो देश है जो BS6 में आ चुके हैं, तो भारत भी उसमें बराबरी में चलते आ रहा है। उससे पोल्यूशन पे एक आपको कंट्रोल मिलता है और गाड़ियों का जो साउंड पोल्यूशन से भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों के इंजन का आवाज कम होता है उससे, तो ये सब चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद से जो गाड़ियों की कीमत बढ़ी है, तो उसमें देखा जाए तो कि सरकार को वो टैक्स में गिरावट और करनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स को, मतलब जो स्टूडेंट्स को यहाँ से वहां जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए गाड़ियां सस्ते दाम में मिल सके, जिससे टैक्स रिड्यूस करे, या तो फिर और कोई चीजों में प्रावधान करे कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिले, स्टूडेंट्स को कम टैक्स में व्हीकल मिल सके। आपसे मेरा सवाल, चूंकि हम जबलपुर में हैं और मां नर्मदा को नहीं भूलना चाहिए, प्रदूषण के मामले में कई बातें हो चुकी हैं, दावे भी हो चुके हैं। एक युवा की नजर में बजट में मां नर्मदा के लिए क्या कुछ होना चाहिए, एक नर्मदा वासी होने के नाते? देखिए, विगत कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश शासन ने एक पूरी डिटेल्ड योजना बना करके NGT में प्रस्तुत की थी कि हम सारे विभाग उठा करके ये कार्रवाई करेंगे और मां नर्मदा को प्रदूषित करने के जितने भी तत्व हैं उनको हम धीरे धीरे करके दूर करेंगे। उनमें नाले हैं, सीवरेज है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है इकाइयों से निकलने वाला जो है ईंधन है, बाकी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि इसके लिए एक ऐसा जो 10 वर्षों से उन्होंने कार्य योजना बना रखी है उसको अमल में लाने के लिए कुछ करें। ठीक है, तो तमाम बातें हमने सुनी। युवाओं की स्टार्टअप के लिए कुछ आसान योजना लाई जानी चाहिए। बेशक चूंकि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें बदलाव की आवश्यकता यहां पर महसूस की जा रही है, तो युवाओं की नजर में काफी कुछ उम्मीदें हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सभी ये आस लगाए बैठे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद जो रियायतें होनी चाहिए, जिस प्रकार से रोजगार का सृजन होना चाहिए, वो तमाम प्रावधानों को इस बार के बजट में बेशक मध्य प्रदेश सरकार को लाना चाहिए। आज के इस बजट चौपाल में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई जगह से, नए साथी के साथ और नए लोगों के साथ, और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार स्टेट के बजट से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज के लिए फिलहाल इतना ही और हम अलविदा लेते हैं और आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश।